कि ये धर्म रक्षा करने के लिए की गई थी। अगर मान लो शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने छत्रपति शिवाजी के सर पर तलवार क्यों चलाई? अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अगर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने जहर देकर क्यों मारा? ये इसका कोई जवाब जो है ब्राह्मणों के पास नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है, क्या होती है कि ये लड़ाई दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं थी, या धर्म रक्षण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात भी सही नहीं थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में हिंदू धर्म नाम का धर्म ही वजूद में नहीं था। तो फिर कौन सा धर्म वजूद में था? तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको बताता हूं। शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने की आवश्यकता थी। उन्होंने पुणे के ब्राह्मणों को कहा कि राज्याभिषेक करो। उन्होंने अपने धर्मशास्त्र को देखा और देखने के बाद वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिवाजी कौन से वर्ण के हैं वो देखा, तो उनको पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वर्ण है वो शूद्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्ण शूद्र है। जब उनको पता चला तब पुणे के ब्राह्मणों ने कहा कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं। इसका मतलब यह है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में प्रचलित आज के तारीख का हिंदू धर्म वजूद में नहीं था। उस समय जो धर्म वजूद में था वो वर्ण धर्म था। मैं काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। वर्ण धर्म था, वर्ण धर्म था। उसी को आधार बनाकर उन्होंने फैसला किया कि आप शूद्र हैं, इसीलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इससे सिद्ध होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में आज का प्रचलित हिंदू धर्म वजूद में ही नहीं था। जो धर्म वजूद में था वो वर्ण धर्म था, और वर्ण धर्म का ही दूसरा नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म वजूद में था। इसलिए अब सवाल खड़ा होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था, तो ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनका स्थान शूद्र था। ये तो बात तर्कसंगत नहीं लगती है। इसलिए ये मैं आपको, ब्राह्मणों ने जो झूठा इतिहास लिखा, ये झूठा इतिहास किस लिए लिखा? क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्योंकि एज इट इज अगर स्वीकार किया तो वो मूल निवासी बहुजनों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, और उससे शिवाजी महाराज से वो प्रेरणा लेते रहेंगे। तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी तो बहुसंख्याक लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर शिवाजी महाराज की तरह शूद्रों का राज स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये खतरा है। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया कि नहीं, तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और गो और ब्राह्मण, ये भी एविडेंस है, उन्होंने लिखे रखा हो, ये ब्राह्मणों ने लिखे रखा हो, गो ब्राह्मण गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज स्थापित किया था। ये भी एविडेंस है। इससे भी प्रूव होता है कि ब्राह्मण ये चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा इतिहास बहुजन समाज के लोग पढ़े जिससे पता चले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक तरफ ब्राह्मणों का रक्षा किया, एक तरफ गाय की रक्षा किया, और गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए राज स्थापन किया था। तलवार उठाई थी, तलवार चलाई थी, और मुसलमानों को काटा था, मारा था। इसलिए शिवाजी महाराज से बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर मुसलमान को काटना चाहिए। शिवाजी महाराज ने काटा। अब शिवाजी महाराज अगर महान हैं, उन्होंने अगर मुसलमानों को काटा, तो उसको हम प्रेरणा मानने वाले लोग, हमको भी मुसलमानों को काटना चाहिए।
ये प्रेरणा मिलना चाहिए, ना कि शिवाजी महाराज की तरह अपना राज स्थापित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये इतिहास उन्होंने बदलने के लिए एक गलत इतिहास शिवाजी महाराज का लिखा और शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं किया, बल्कि शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन करके स्वीकार किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज के तारीख का एग्जाम्पल देकर अगर आपको बताया जाए तो आपको पता चलेगा, नहीं तो 2500 साल का मामला आपको कैसे पता चलेगा। तो विलास खरात ने ये जो ब्राह्मणीकरण का जो सिद्धांत आज ब्राह्मण लोग लागू कर रहे हैं, वही ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत जातक कथाओं पर लागू किया। बुद्ध ने अपना प्रवचन करने के लिए जो जातक कथाओं का सहारा लिया, जातक कथाएं प्रचलित थी। जातक कथाओं को कुछ हद तक लोक कथा कहा जा सकता है। लोक कथा आज भी बहुत सारे लोगों के, गांव में रहने वाले लोगों के दिमाग में बहुत सारी लोक कथाएं उनके दिमाग में होती है। तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है उनकी लोकप्रियता कितनी है कि करोड़ों लोगों के दिमाग में वो बात जो है अभी भी ऐसी भरी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। एक दूसरी बात, एक वो जातक कथाएं लोक कथाएं थी। लोक कथाएं बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और पॉपुलर क्यों थी? क्योंकि उसमें कुछ मौलिक तत्व जो है वो लोगों को, धर्म के तत्व जो है उसमें बताए गए थे, और उस वजह से वो लोकप्रिय थी, पॉपुलर थी। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बातें थी, तो ब्राह्मणों ने सोचा ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय बातें हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर बातें हैं, और इन लोकप्रिय और पॉपुलर और लोकमान्य जो कथाएं हैं, यदि इसके विरोध में अगर हमने स्टैंड लिया, खुल्लम खुल्ला स्टैंड लिया, अगर शिवाजी महाराज के विरोध में हम ब्राह्मणों ने स्टैंड लिया, तो मराठा फिर तलवार हम पर चलाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। यदि मराठा की तलवार मुसलमानों पर चलवानी है तो उनको बोलना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज ने तो मुसलमान पर चलाई थी, तो हमारे ऊपर क्यों चला रहे हो, उधर चला। तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि ये जो लोकप्रियता है जातक कथाओं की, उस लोकप्रियता का सहारा बनाकर बुद्ध ने अपने मौलिक सिद्धांत लोगों को समझाने की कोशिश की, और मौलिक तत्वों को लोगों के दिमाग में उदाहरण देकर समझाया। तो जो अशिक्षित जनता थी, ज्यादा पढ़ी लिखी जनता नहीं थी, उनको भी वो बातें समझाने के लिए बुद्ध ने उसका उपयोग किया था। इसलिए उसकी लोकप्रियता केवल लोकप्रियता नहीं रही, बल्कि जातक कथाओं का एक धार्मिक महत्व, उसका मान्यता प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मणों ने सोचा इसके विरोध में खड़ा होने से सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, सारी की सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, तो नया संकट खड़ा हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो कथा यही रहनी देनी चाहिए, केवल कथाओं का अर्थ बदल करना चाहिए। और अर्थ बदल करने के लिए फिर उन्होंने जो दशरथ जातक कथा है उसको आधार बनाकर, और तमाम जातक कथाओं को आधार बनाकर, लगभग इस किताब में विलास खरात ने बताया कि 20 के लगभग जातक